और एक्सपायरेशन थोड़ा सा उसको देख लें दोबारा से। जो मेन इसकी हेडिंग्स हैं इंस्पायरेशन के अंदर, जैसे नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग है। नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग तब है जैसे हम कहते हैं कि जब वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होता है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा कब होगा? जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगी तो रिब केज एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड। डायफ्रेम जो है शीट ऑफ मसल है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगी तो ये फ्लैट हो जाएगा। तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा तो थोरेसिक कैविटी के अंदर जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर हो जाएगा। इस तरह से जो है एयर जो है हमारे लंग्स तक पहुंचती है। तो इस अमल को हम कहते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं, जिसके जरिए जैसे एयर जो है एटमॉस्फेयर से यकीनन जो हमारे लंग्स तक पहुंची। एक्सपायरेशन इसका जो है अपोजिट जैसे फिनोमेना है, जिसमें क्या होता है एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स उनमें जब कॉन्ट्रेक्शन होती है तो जाहिर है रिब केज जैसे पहले अपवर्ड मूव हुआ था अब जैसे वापस डाउनवर्ड, और इस तरह से जो है स्टर्नम और रिब के जैसे डाउनवर्ड हुआ तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी कम होता है। प्लस में वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी कम ऐसे भी होगा कि डायफ्राम जो है वापस रिलैक्सेशन होगी तो उसकी स्ट्रक्चर डोम शेप बन जाती है। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी भी कम हो गया। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी कम हुआ तो जाहिर है यहाँ पे जो है प्रेशर ज्यादा हुआ, इसकी वजह से जो एयर फोर्सेस आउट ऑफ द लंग्स और एटमॉस्फेयर में जाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको दोबारा से पॉइंट्स में भी देख लेना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इंस्पायरेशन में कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, कौन सी रिलैक्स होती है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी कब बढ़ता है। तो इस तरह की जो कुछ जो पॉइंट्स होंगी यकीनन तो आप इसको आप याद करेंगे विद रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। कौन सी मसल्स हैं, जैसे एक इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं और दूसरे डायफ्रेम है। डायफ्रेम और इन मसल्स की कॉम्बिनेशन से जैसे ब्रीदिंग मैकेनिज्म हुई थी। उसके बाद जैसे हमारे एनटीबी की बुक के अंदर जैसे नेक्स्ट हेडिंग जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जैसे आप जैसे सबको पता है कि जैसे कोविड की जैसे सीजन चल रही है तो उसमें आपने जैसे एक चीज देखी होगी कि जैसे ब्रीदिंग क्या रेट है, ब्रीदिंग का रेट क्या है, या इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी इंस्पायरेशन हो रही है कितनी एक्सपायरेशन हो रही है, इसको जैसे मॉनिटर किया जाता है, एक स्क्रीन पे मॉनिटर किया जाता है। स्पायरोमीटर उस इंस्ट्रूमेंट का नेम होता है, जिससे ये पता चलता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है उसकी जो इंस्पायरेशन या इनहेलेशन का अमल हुआ है या एयर अंदर आई है, कितनी एयर जो है वो जो है बाहर जा रही है। तो इसे स्पायरोमीटर कहते हैं। स्पायरोमीटर की एक स्क्रीन होती है और इस स्क्रीन के अंदर जो है ये सारी चीजें जैसे दिखाई जाती हैं, मॉनिटर की जाती है। तो मेडिकल साइंसेज में स्पायरोमीटर का जो है कितनी जैसे एयर की इनहेलेशन या एक्सहेलेशन हो रही है डिफरेंट सिचुएशन में। जैसे कभी कभार लंग्स जैसे किसी पर्सन के वेरियस डिसऑर्डर की वजह से काम करना छोड़ देते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम को देखा जाता है। इससे यानी पहले सबसे पहले यही किया जाता है कि टोटल लंग्स के अंदर कैपेसिटी कितनी है। जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसके अंदर लंग्स के अंदर टोटल कितनी कैपेसिटी है, नॉर्मल जब ब्रीदिंग होती है तो उसका क्या परसेंटेज उस वक्त यूज होता है नॉर्मल। और इसी तरह से अगर हम देखें कि जब डीप ब्रीद लेते हैं, यानी ये वेरियस साइंटिस्ट ने जैसे इनकी सारी जो रिसर्च और डिस्कवरीज करने के बाद ही उनको ये वॉल्यूम वगैरह का सब पता है, तभी जाके एक एबनॉर्मल कंडीशन या डिजीज कंडीशन में ऐसी सिचुएशन होती है तो उसका जो है पॉइंट्स को या रीडिंग को नोट करते हैं कि भाई ये रीडिंग आ रही है तो ये होगा, ये रीडिंग आ रही है तो ये होगा। ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर है, हर तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ऐसे या ब्लड की टेस्ट है उसमें भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन की कंपोनेंट्स हैं, और इसी तरह से अगर डिजीज वाला पर्सन होगा उनकी जो रेशियोज में फर्क, इस तरह से जो है एनालिसिस होती है जैसे चीजों की। ठीक है, टेस्ट तो हो जाएगी जैसे ब्रीदिंग हो रही है और इसका जो स्क्रीन पे जो है रीडिंग भी आ रही है, बट हम उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, बाय जैसे लॉजिकल रीजनिंग जैसे आजकल आप पढ़ रहे हैं ना, इसी तरह से ये एनालिसिस होती है। तो बहरहाल जिस तरह से एक नॉर्मल पर्सन है उसमें देखा गया कि टोटल जो है लंग कैपेसिटी 6000 मिलीलीटर और 6 लीटर होती है। जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही होती है तो उस वक्त क्या उनका वॉल्यूम होता है
या एक डीप ब्रीथ होती है, एक्स्ट्रा और डीप ब्रीथ लेते हैं तब उस वक्त क्या होता है, या कुछ अमाउंट जो है एयर का लंग्स में हर वक्त रह जाता है। वाई? बिकॉज वी हैव इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। कंप्लीट वेंटिलेशन हमारे यहाँ नहीं है, इनकम्प्लीट वेंटिलेशन है। इनकम्प्लीट वेंटिलेशन का मतलब ये होता है मुकम्मल तौर पे हमारे लंग्स कभी भी खाली नहीं होंगी। तो या इसे हम कहेंगे, या मुकम्मल जैसे हम भर जाएं इसे, तो ये भी ऐसे नहीं है। तो ये थोड़ी सी एयर का वॉल्यूम रह जाता है जब एक्सपायरेशन होती है, तो उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। चार ऐसे टर्म्स हम सीखेंगे। एसटीबी में भी टर्म्स हैं, एज वेल एज एनटीबी में भी टर्म्स हैं, और इनका जो है वॉल्यूम कितना है, यानी वो फिगर्स है, वो चीजें आपको याद करनी है। जैसे अगर हम सबसे पहले अगर एक डायग्राम को देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन को देखते हैं, जैसे ये टोटल लंग के आपके पास ऐसा यकीनन जैसे तो होगा, इलस्ट्रेशन होगी आपके पास भूषण साहब। आपके पास यकीनन ऐसी इलस्ट्रेशन एक होगी जिसमें आपने देखा होगा कि जैसे ये वाई एक्सिस के अंदर जैसे 6000 मिलीलीटर में ये दिखाया गया है, और ये एक्स एक्सिस टाइम को शो कर रहा है। तो इस हवाले से जैसे आप देखें, ये है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी यानी 6000 मिलीलीटर और 6 लीटर्स है। इसमें आप जैसे देखें, एक पर्सन कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, तो उस वक्त यानी कितना वॉल्यूम का, एयर का जो वॉल्यूम है वो इनहेलेशन जैसे हो रही है, टेकिंग इन ऑफ एयर हो रही है, तो ये बहुत ही एक छोटा सा वॉल्यूम होगा। और इस वॉल्यूम को हम कहते हैं, जैसे हमारे एसटीबी के अंदर एक अलग से फिगर है, एसटीबी में और एनटीबी में अलग है। तो बहरहाल आप थोड़े से एनटीबी को फोकस करेंगे, थोड़ी से वॉल्यूम में पॉइंट्स में थोड़ा सा फर्क है। इसे हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। जो टाइडल वॉल्यूम जो होता है, टाइडल वॉल्यूम ओनली 500 मिलीलीटर है। 500 मिलीलीटर, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। इसके इसे कहेंगे टाइडल वॉल्यूम कहेंगे, इसे हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। यानी एक पहला टर्म आपने जैसे नोट किया, टोटल लंग कैपेसिटी इज, यानी जो कैपेसिटी है वो 600 मिलीलीटर की है, और 6000 मिलीलीटर की और 6 लीटर की है। एसटीबी में 5 लिखा है और यहाँ भी 6 है। ठीक है, इस तरह से आप जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग में आप जैसे देखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग में जैसे ओनली 500 मिलीलीटर जैसे एयर अंदर आती है। तो टाइडल वॉल्यूम कहेंगे द वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड इनटू और आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग की मीनिंग होती है जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसे इमोशनल स्ट्रेस नहीं है, तो एक जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग, कोई डिजीज नहीं है, तो इस तरह से जो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग है उसमें ये सिर्फ 500 मिलीलीटर ऑफ एयर जो है जो इन और आउट होता रहेगा। इसी तरह से एक जैसे आप दूसरा टर्म देखें, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ, एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ है, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। हम उसे कहेंगे वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। दैट अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। दूसरा जो टर्म आपको याद करना है उसे हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी, जो तकरीबन 4.8 लीटर तक है। जैसे आप देखें, ये 6 की फिगर है और ये 4.8, रिमेनिंग जो होगा उसे हम कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। यकीनन ये जो रिमेनिंग वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। इसे हम कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, जो 1.2 लीटर होता है। तो 4.8 जो है ये वाइटल कैपेसिटी हो गया, रेजिडुअल वॉल्यूम 1.2, तो यकीनन ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 लीटर तक हो जाएगा। तो यानी टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर है, उसमें वाइटल कैपेसिटी 4.8 लीटर्स है। वाइटल कैपेसिटी दैट इज द 4.8 लीटर, यानी एक्स्ट्रा और डीप ब्रीथ लेते हैं तो जाहिर है उसकी कैपेसिटी लंग्स की ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा इंस्पायरेशन, एयर ज्यादा आ रही है और बाहर जा रही है। बट हमेशा जैसे आप देखें, थोड़ा सा अमाउंट हर वक्त ब्रीदिंग के दौरान जो रह जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होते हैं हर बार। तो उस अमाउंट को हम कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, वर्ड से दायरा रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे, दैट इज 1.2 लीटर। तो ये जो है चार फिगर्स जो है आपको यकीनन याद करनी है। एक टोटल लंग कैपेसिटी दैट इज द 6 लीटर, और इसी तरह से जो नॉर्मल ब्रीदिंग है जिससे हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम, जैसे टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर है। नंबर 2 ये टाइडल वॉल्यूम जो ओनली एंड ओनली 500 मिलीलीटर, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। और उसके बाद जैसे वाइटल कैपेसिटी है, डीप और एक्स्ट्रा ब्रीथ के दौरान वाइटल कैपेसिटी जो होती है, वाइटल कैपेसिटी 4.8 लीटर होती है, एक्स्ट्रा और डीप ब्रीदिंग। उसके बाद जैसे थोड़ा सा अमाउंट जो है यकीनन जो है हर बार जैसे एक्सपायरेशन के वक्त जो है लंग्स मुकम्मल जैसे खाली नहीं होते हैं,
तो वो वॉल्यूम जो होता है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1.2 लीटर। तो ये एटलीस्ट जो 4 फिगर्स हैं ऐसे आपको याद करने। बाकी इसमें जाहिर है ये जो एक बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी डिफरेंट रीडिंग्स हैं जो हमारे बुक में इंक्लूड नहीं है, तो जो हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें जो जाहिर टेक्स्ट बुक की पॉइंट है। अदरवाइज ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, या एक और भी पॉइंट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये दो और मजीद फिगर्स हैं, डेफिनेशंस हैं। जो एक तो है इसमें जैसे हमारे एनटीबी के अंदर, जैसे दोबारा से सारी चीज फिनोमेना को देखते हैं कि ब्रीदिंग और इंस्पिरेशन अकर्स ओनली इन साइक्लिक मैनर। साइक्लिक मैनर में होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल एंड लंग्स। साइक्लिक मैनर की मीनिंग क्या है? जैसे इंस्पायरेशन करते हैं तो टेकिंग ऑफ एयर जो है इन अंदर आती है, तो जाहिर आपने देखा कि रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होता है, तो इंस्पायरेशन होती है। और जब एक्सपायरेशन होगी यकीनन तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा, इसकी वजह से एयर जो है फोर्सेस आउट ऑफ द लंग्स। तो इस तरह से ये सेम कहेंगे साइक्लिक मैनर कहेंगे, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होती रहेगी साइक्लिक मैनर में ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल्स एंड लंग्स। तो जाहिर है लंग्स में जैसे ब्रीदिंग जैसे होती रहती है, तो आपने देखा होगा या चेस्ट है तो उसमें यकीनन चेंजेस आती रहती हैं। The resulting changes in the pressure causes changes in the lung volume। यकीनन जब एयर अंदर आती है लंग्स के अंदर तो लंग्स जैसे भर जाते हैं, एक्सपायरेशन होती है तो लंग्स खाली हो जाते हैं। ओनली रेजिडुअल वॉल्यूम जो है 1.2 लीटर से रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है, बाकी सारे लंग्स जो है खाली भी होते रहते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स आर कैपेबल ऑफ दिस वॉल्यूम टेंड टू वेरी डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन, जेंडर, एज एंड इन सर्टेन रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे कोविड है उसमें भी जैसे आप सबको पता है कि अगर इंस्पायरेशन वॉल्यूम जो कम आएगा जाहिर आगे जो बॉडी को ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होगी वो नहीं होगी, या CO2 वाली गैसेज है वो लंग्स तक आए जिनको एक्सपायरेशन होनी है, बिकॉज वो लंग्स के अंदर जो अल्वुला है या जितने भी लाइक जैसे विंड पाइप आगे जो ट्यूब्स है रेस्पिरेटरी ट्यूब्स, अगर वो फ्लूइड से भरे होंगे तो जाहिर है गैसेस की जो है ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज नहीं होगी, लंग्स ही ज्यादा मुतासर होते हैं। ऐसे इम्फाइसीमा भी है, इम्फाइसीमा जो है अल्वुलाई हार्ड हो जाते हैं, तो जाहिर है अंदर जो है जो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा यकीनन जैसे वो जैसे इनमें वेरिएशन आती है, वेरे चेंज होता है। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, जेंडर, मेल फीमेल जेंडर में भी जैसे डिफरेंस हो है, बट हमें इतनी ज्यादा डिटेल यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, बट ये जो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वेरी करता है, चेंज है, डिफरेंट है, कि जैसे जेंडर में, एज में, एजिंग में जैसे लंग्स हार्ड हो जाते हैं। एजिंग जैसे आपने बूढ़े लोग बुजुर्ग देखे होंगे जब भी चंद कदम चलते हैं तो उनमें जैसे बड़े बड़े सांस लेना शुरू कर देते हैं, या सीढ़ियों पे नहीं चढ़ा जाता है, जैसे आप एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ लेना पड़ता है तब जाके जैसे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, बिकॉज वॉल्यूम जो अंदर जो है वो कम हो जाता है, लंग्स हार्ड हो जाते हैं इन सर्टेन डिजीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एक्सहेल्ड एंड स्टोर्ड विद इन द लंग्स एट एनी गिवन टाइम। इसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जो इस मेन हेडिंग है, कितना अमाउंट एयर का अंदर भी आ रहा है बाहर भी जा रहा है, कुछ रह भी जाता है, जिससे हम कहते हैं स्टोर्ड वॉल्यूम। तो इसे हम कहेंगे कि ये ओवरऑल दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ एयर विच इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एट रेस्ट इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम, जो आपने जैसे पढ़ा है 500 मिलीलीटर, ओनली बहुत ही थोड़ा फ्रैक्शन 500 मिलीलीटर। नॉर्मल जैसे कोई पर्सन है, नॉर्मल जैसे क्वाइट ब्रीदिंग का अमल हो रहा है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रही है, तो ये जो ओनली 500 मिलीलीटर है। द एवरेज टाइडल वॉल्यूम इज 500 मिलीलीटर, जो हमने थोड़ी देर पहले जैसे वो स्पायरोमीटर एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी स्क्रीन पे ये आ जाता है, तो ये 500 मिलीलीटर। अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड inhaled above the tidal volume during the deep breath is called the respiratory reserve volume, that is 3 लीटर। ठीक है, above the tidal volume, जैसे टाइडल वॉल्यूम कितना है, जैसे 500 है तो जाहिर है अब एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ लिया जाता है, एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ होगा यकीनन तो ज्यादा होगा। तो जो हम अपने टेक्स्ट बुक के हवाले से चलते हैं, टेक्स्ट बुक के हवाले से तो 3000 मिलीलीटर और 3 लीटर है। वाइटल कैपेसिटी द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आफ्टर द डीपेस्ट इनहेलेशन, यानी एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ, दैट इज 4.8 लीटर, जैसे टेक्स्ट बुक में तो नहीं लिखा है, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी
6000 मिलीलीटर। और ये जो पॉइंट है जैसे हमारे टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं है, 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट इन एडल्ट, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग है। तो जाहिर है ये कभी कभार सिचुएशन में, डिजीज में, स्ट्रेस में ये ज़्यादा भी हो सकती है। जेंडर वाइज भी डिफरेंट है, एज वाइज भी ये इनका जो है ब्रीद डिफरेंट होता है, या जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें भी ब्रीदिंग रेट का जो है डिफरेंस होता है। तो दोबारा जैसे ये जो चार्ट या ग्राफ है उसमें आपने जैसे देखा कि जैसे टोटल लंग कैपेसिटी 6000 मिलीलीटर और 6 लीटर है, जिससे टाइडल वॉल्यूम ओनली 500 मिलीलीटर है। इसी तरह से वाइटल कैपेसिटी, जैसे एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ है दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। और उसके बाद जैसे एक अमाउंट जैसे ऐसा भी है रिमेनिंग रह जाता है लंग्स में, मुकम्मल तौर पे लंग्स एम्प्टी नहीं होते हैं, तो उसे हम कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज 1.2 लीटर है। ठीक है, होपफुली 2-3 फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं जो जिनको आप याद करेंगे, क्रेमिंग टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट हेडिंग में। ये नया टॉपिक है, एनटीबी में फर्स्ट टाइम आया। जैसे इससे पहले जो है एसटीबी के अंदर इतनी इसकी डिटेल नहीं थी कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म है उसकी जो रेगुलेशन, नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है, जैसे आपने पढ़ा है इंटर क्लास में ब्रेन के हवाले से, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, ब्रीदिंग फिनोमेना, तो जाहिर है उसमें किस तरह से रेगुलेशन होती है थोड़ी सी ज्यादा डिटेल दी गई है। इससे पहले एसटीबी में जस्ट यही लिखा गया था मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, आखिरी पार्ट जो हाइंड ब्रेन है उसका, जैसे आप सबको पता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स है, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड सेरिबेलम, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन का भी पार्ट कौन सा, हाइंड ब्रेन का पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द रेस्पिरेशन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में आखिरकार ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से रेगुलेशन होती है, वो चीजें फर्स्ट टाइम जैसे एनटीबी में इंक्लूड की गई, इससे पहले नहीं थी। तो कंट्रोल ऑफ द ब्रीदिंग और वेंटिलेशन है। नॉर्मली वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ फॉर आवर ब्रीदिंग बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री। जैसे इंस्पायरेशन भी हो रही है, एक्सपायरेशन भी हो रही है, हमें कोई एहसास ही नहीं है कि ये वाकई ऐसे अमल हो रहे हैं, बिकॉज ये टोटली इनवॉलेंट्री इन नेचर है। इनवॉलेंट्री नेचर की मीनिंग जिसमें किसी भी पर्सन की विल या विश के अकॉर्डिंगली नहीं होती है। हाँ एक काम हो सकता है, वी कैन होल्ड अवर ब्रीथ फॉर शॉर्ट टाइम, थोड़े अरसे के लिए जैसे हम अपनी ब्रीदिंग को स्टॉप कर सकते हैं, ये थोड़ा सा वॉलंटरी कंट्रोल है। बट यकदम जैसे फिर जो है जैसे एक ऐसी बॉडीली कंडीशन बन जाती है तो देन जो है हम जो ब्रीदिंग जिसको हम स्टॉप कर रहे थे उसको छोड़ना पड़ेगा, और देन वापस इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो होता रहेगा। तो मोस्टली जो क्या है टोटली इनवॉलंटरी इन नेचर है। इनवॉलंटरी की मीनिंग होती है नॉट इन पर्सन विल और विश, कोई भी काम ये जैसे ब्रीदिंग है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इनवॉलंटरी इन नेचर है। A breathing center located in the medulla of the brain carries involuntary control of the breathing. एक इसमें वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रीदिंग, वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रीदिंग, दो ऐसे रीजन्स हैं, एक है डार्सल है, दूसरा है वेंट्रल है। बट फिगर्स वगैरह हमारे एनटीबी में नहीं है, थोड़ी सी इनमें चेंज और डिफरेंस भी है। बट यहाँ पे अगर आपको ओरिजिनल चीज बताएंगे तो फिर कहेंगे ये क्या है, हम क्या पढ़ें, बुक क्या पढ़ें। जो बुक में चीजें मौजूद हैं आप उनको फॉलो करें, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन कहते हैं तो फिर हम क्या करें। ठीक है, तो जो चीजें बुक में लिखी गई हैं वही उनको देखना है। एक जैसे होता है जैसे वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रीदिंग सेंटर टू इंक्रीज द रेट ऑफ डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन, यानी वेंट्रल जो है, वेंट्रल नर्व्स का जो ग्रुप होता है यहाँ पे वो इंस्पायरेशन है, कौन से हम आते हैं, और जो डार्सल जो होता है, डार्सल एंड लेटरल जो होते हैं वो एक्सपायरेशन के। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि जो एक नर्व्स का ग्रुप है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, एक डार्सल पोर्शन पे, डार्सल रीजन पे होते हैं, दूसरे वेंट्रल रीजन पे होते हैं। जैसे एनटीबी में लिखा है वेंट्रल जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ये नर्व्स हैं जो इंस्पायरेशन का काम करेंगे, इंस्पायरेशन की मैकेनिज्म को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल सेंटर है। इसी तरह से जो डार्सल और लेटरल पोर्शन होंगे वो इनहिबिट इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन को इनहिबिट करेंगे, स्टिमुलेट एक्सपायरेशन या एक्सेलेरेशन। एंड दीज रीजन्स फॉर्म द एक्सपायरेटरी सेंटर। कौन से दीज रीजन्स, यानी ये डार्सल और लेटरल पोर्शन जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के हैं
ये यानी एक्सपायरेटरी सेंटर है, जैसे अक्सर लिखा होता है कि ये एक्सपायरेटरी सेंटर है, ये इंस्पायरेटरी सेंटर है। एक्सपायरेटरी सेंटर है जो डार्सल है, और जो वेंट्रल जो होता है वो यकीनन जैसे एनटीबी के अकॉर्डिंगली जो क्या है कि इंस्पायरेशन होगी। ठीक है, वेंट्रल इंस्पायरेशन और डार्सल जो है एक्सपायरेशन का। और इलस्ट्रेशन है, इनकी डायग्राम्स वगैरह हैं। तो इसमें ये जो ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन का जो पार्ट होता है, जैसे ये ओवरऑल ब्रेन और उसका ये रीजन जो हाइंड ब्रेन है, इसमें जैसे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा भी है, पोन्स भी है, इसके अंदर थ्रेड रेटिकुलर फॉर्मेशन, और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि सेरिबिलम होता है। तो इस रीजन को ओवरऑल जैसे हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो हाइंड ब्रेन में जैसे एक पोन्स पार्ट है, और ये पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा है, या सिंपली मेडुला, और उसके बाद आगे जैसे आप सबको पता है स्पाइनल कार्ड कंटिन्यू होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा को जिससे रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, ब्रीदिंग का कंट्रोल सेंटर कहते हैं। तो उसके अंदर एक जो है डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है, अभी आपने जैसे पढ़ा है, डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्सपायरेशन को स्टिमुलेट करता है। दूसरा है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है, जिससे हमने पढ़ा है कि इनहेलेशन प्रोसेस को जो है रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। ये जो पोर्शन है, ये पार्ट है, इस पार्ट का नेम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसमें ये नर्वस टिश्यूज हैं, जैसे डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इनका काम क्या है, यकीनन मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है इंक्रीज भी हो सकता है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि नॉर्मल ब्रीदिंग जो 12 to 20 टाइम्स ब्रीद पर मिनट होता है, बट कभी कभार रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है फास्टर भी हो सकता है। तो फास्टर होगा तो कैसे रेगुलेट होगा, उनकी रेगुलेशन ऑटोनॉमिक है। कौन रेगुलेट कराता है, यकीनन जो मेडुला ऑब्लोंगेटा कराता है। कैसे, जिस तरह से हमने जैसे फर्स्ट ईयर एसटीबी के अंदर जैसे टॉपिक मौजूद है कि जैसे ब्रेन का पार्ट कौन सा, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है कंट्रोल सेंटर है। उसकी जैसे सबसे पहले अगर कोई एक ऐसा स्टिमुलस मिलता है, जैसे स्टिमुलस किस सूरत में होता है, जैसे कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो मॉनिटर कर रहे होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर मॉनिटर किस चीज का करेंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ये स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं कीमो रिसेप्टर्स होते हैं या बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो और बैरो रिसेप्टर, ये इनका काम क्या होगा, यकीनन इंफॉर्मेशन भेजना। इंफॉर्मेशन किसको भेजना, कंट्रोल सेंटर को भेजना काम होता है इनका। कंट्रोल सेंटर क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज कंट्रोल सेंटर फॉर ब्रीदिंग। तो यानी अब मेडुला ऑब्लोंगेटा को पता चल गया है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में मेडुला ऑब्लोंगेटा को क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप जैसे देखें डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप किसको स्टिमुलेट करता है, कौन से फिनोमिना को स्टिमुलेट करता है। जैसे हमारे एसटीबी बुक में जैसे लिखा हुआ है, डार्सल जो है एक्सपायरेशन को स्टिमुलेट करता है, वेंट्रल जो है इंस्पायरेशन को करता है। तो इसी तरह से जो है ये यहाँ से नर्व्स निकलेंगी, यहाँ से इन सेंटर से नर्व्स निकलेंगी। फ्रेनिक नर्व भी कहते हैं, वेगस नर्व भी कहते हैं, थोरेसिक नर्व जो होती है वो जाके ओवरऑल जो हमारे डायफ्रेम इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इनको जाके कमांड्स देते हैं। और देन क्या होगा, यकीनन जो है फास्टर और डीप ब्रीदिंग होगी, और जो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा था वो जल्दी से जैसे रिमूव हो जाता है। तो ये यकीनन जो नर्व्स के जरिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में यहाँ से जो मैसेजेस जाएंगे वो नर्व्स के जरिए जाएंगे। किसके पास जाएंगे, जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं। इफेक्टर ऑर्गन्स कौन से होंगे, इफेक्टर ऑर्गन यकीनन जो है इंटरकोस्टल मसल्स हैं। इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो कल भी हमने पढ़ा था, या डायफ्रेम है, ये जो है यहाँ के जो है इफेक्टर ऑर्गन्स होंगे। और इफेक्टर ऑर्गन्स की वजह से यकीनन क्या होगा, रेस्पॉन्स ये होगा कि फास्टर और डीप ब्रीदिंग होगी, फास्टर और डीप ब्रीदिंग होगी, जिसकी वजह से ये इसका हुआ रेस्पॉन्स हुआ। जैसे आप सबको पता है कि हमने जैसे कंट्रोल सेंटर या रेगुलेशन या मैकेनिज्म जैसे कंट्रोलिंग होती है, उसमें हमेशा एक स्टिमुलस होता है, दूसरा रेस्पॉन्स होता है। तो स्टिमुलस क्या था, स्टिमुलस कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन थी। किसने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर्स थे। कौन से रिसेप्टर हैं, कीमो रिसेप्टर या बैरो रिसेप्टर जो भी होते हैं। तो कीमो और बैरो रिसेप्टर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंफॉर्मेशन जो दी थी वो किसको दी थी, इंफॉर्मेशन जो इन्होंने मेडुला ऑब्लोंगेटा या कंट्रोल सेंटर को दी।
कंट्रोल सेंटर जहाँ पे एक सेट पॉइंट होती है, उससे अगर कोई चीजें अप और डाउन जैसे कम या ज्यादा है, वैल्यूज में फर्क आ जाता है, तो देन उसके अकॉर्डिंगली जो बेहतर सिचुएशन होती है, एक होम्योस्टेटिक सिचुएशन होती है, उसमें वापस उसी तक लाने के लिए क्या करेंगे, यकीनन जो इससे अपने इनमें यहाँ से नर्व्स के जरिए वो कमांड देंगे। किसको कमांड देंगे? इफेक्टर ऑर्गन्स को। इफेक्टर ऑर्गन कौन से? ब्रीदिंग के हवाले से जैसे आपको पता है इंटरकोस्टल मसल्स हैं, या जैसे आपको पता है डायफ्रेम, या ये इफेक्टर ऑर्गन्स हैं। इफेक्टर ऑर्गन क्या करते हैं काम? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या रिस्पॉन्स होगा? फास्टर ब्रीदिंग। जब भी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ब्लड के अंदर, तो वहां पे जो है फास्टर ब्रीदिंग होगी, और इस फास्टर ब्रीदिंग के जरिए क्या होगा? फास्टर ब्रीदिंग के जरिए जो बढ़ी हुई या इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की थी, वो जो है बॉडी से रिमूव हो जाएगी। तो ये जो कंट्रोल सेंटर का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसमें आप एक डार्सल और वेंट्रल रीजन को आप जैसे नई टर्म में फर्स्ट टाइम एनटीबी में आए हैं, तो उसमें आप जो एनटीबी के हवाले से जो भी पॉइंट डिस्कस है, तो उनको आप जो भी लिखा हुआ आपको याद करना है कि मेडुला जो पार्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सारी चीजें breathing center located in the medulla of the brain and carries out involuntary control of the breathing. Ventral portion of the breathing center acts, breathing center कौन सा? ventral portion of medulla oblongata, वही breathing center acts to increase the rate and depth of inspiration and is called as the inspiratory center. Dorsal और lateral portion होते हैं, they inhibit inspiration and stimulate expiration, and these regions are called the expiratory center, और इन रीजन को हम कहेंगे एक्सपायरेटरी सेंटर कहेंगे। इन रीजन तो ये ऐसी जो है दो टर्म्स हैं, आप इनको याद करेंगे, एक वेंट्रल पोर्शन और दूसरा है डार्सल एंड लेटरल पोर्शन। वेंट्रल पोर्शन इंस्पायरेशन, डार्सल पोर्शन एक्सपायरेशन, बस दो ही लफ्ज हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग सेंटर है या रेस्पिरेटरी सेंटर है। उसके बाद एक और भी पार्ट है दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसका भी जिक्र है, नर्व्स हमारे हेडिंग में नहीं है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो ब्रेन का जो मेन पार्ट है, जैसे आप सबको पता है फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हमने चैप्टर 3 इंटर क्लास में जैसे पढ़ा था। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज it is possible to consciously or unconsciously increase or decrease the rate or depth of the respiratory movement. Cerebral cortex जैसे फर्स्ट ईयर में और इंटर क्लास में अगर आपने चैप्टर 3 के अंदर आपने देखा होगा, उसकी जो डिफरेंट लोब्स हैं, फंक्शनल लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये सारे लोब्स हैं जो बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो उसमें ब्रीदिंग मैकेनिज्म भी है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। अ पर्सन मे आल्सो स्टॉप ब्रीदिंग वॉलंटरली। जैसे वॉलंटरली कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं? जैसे डॉक्टर साहिबान कहते हैं कभी कभार, जैसे ड्यूरिंग द चेकअप, या तो उसे कहते हैं कि अपना थोड़ी सी ब्रीदिंग को स्टॉप करें, या कभी ये कहते हैं फास्टर ब्रीदिंग करें, तो हम ये काम अपनी चॉइस से कर रहे होते हैं। तो यानी ये जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन से इसका रिलेशनशिप है। Occasionally people are able to hold their breath until the blood partial pressure of oxygen declines to the level low enough that they lose consciousness. तो अगर जैसे कंटिन्यूसली occasionally people are able to hold their breath, कभी कभार ऐसे जैसे अगर मुसलसल ब्रीदिंग को होल्ड करें तो यकीनन क्या होगा? they lose consciousness. After consciousness is lost, the respiratory center resume its normal function in automatic controlling respiratory system. तो यकीनन जब जैसे आपको पता है जब हम ब्रीदिंग स्टॉप कर देंगे तो रिजल्ट क्या होगी? वेंटिलेशन, जैसे हम कह रहे हैं वेंटिलेशन और ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी। तो एक्सपायरेशन जैसे छोटा सा अमल है, इंस्पायरेशन भी नहीं होगी, एक्सपायरेशन भी नहीं होगी। एक्सपायरेशन नहीं होगी तो उसका मतलब क्या हुआ? एक्सपायरेशन नहीं होगी उसका मतलब ये हुआ कि टिश्यूज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी वो बढ़ गई है। टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। फिर क्या होगा उसका? यानी कंट्रोल सेंटर को ये पता चल जाएगा कि ब्लड के अंदर, फ्लूइड्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन में जैसे ऑटोनॉमिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होगा कैसे? जाहिर है वो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, डायफ्रेम है, इनको जैसे कमांड्स या ऑर्डर्स देंगे। फ्रेनिक नर्व है, वेगस नर्व है, थोरेसिक नर्व्स है, और देन फास्टर ब्रीदिंग दोबारा से स्टार्ट हो सकती है।
तो रेस्पिरेटरी सेंटर रिज्यूम इट्स नॉर्मल फंक्शन इन ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग, ऑटोमेटिकली जैसे ऑटोमेटिकली कौन से नॉर्मल, जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग जैसे वो होने का अमल शुरू होगा। जैसे अगर हम ब्रीदिंग स्टॉप भी कर देंगे तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसे वापस स्टार्ट भी हो जाती है। इसके अलावा ब्रीदिंग के हवाले से इमोशंस का भी एक जैसे आप सबको पता है लिम्बिक सिस्टम हमने पढ़ा है। लिम्बिक सिस्टम नर्वस सिस्टम के अंदर इमोशन से रिलेटेड है। जैसे इमोशन से रिलेटेड है, जैसे कभी कोई भी पर्सन जैसे नाराज होते हैं तो जिस तरह से, या गुस्से में होते हैं या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ऐसी स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तो यकीनन जो ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्टर हो जाता है, फास्टर होता है। तो इस ब्रीदिंग रेट फास्टर इस वक्त क्यों होता है, वो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस है, अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये पार्ट होते हैं। जैसे इंटर क्लास इन्होंने पढ़ा है ब्रेन की ये पार्ट, ये जो है ब्रीदिंग मैकेनिज्म जैसे इमोशंस में जैसे वेरी फास्ट होती है तो उसको जो है लिम्बिक सिस्टम ही रेगुलेट करता है, अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप जैसे फर्स्ट ईयर के फिलहाल स्टूडेंट जो है जो हाफ एंट्री के हैं, तो इमोशन एक टर्म है, दूसरा लिम्बिक सिस्टम, ये आप नोट करेंगे। बाकी इंटर क्लास के स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा हुआ है, बट जब आप भी जैसे आएंगे इंटर क्लास में और ये ब्रेन की पार्ट पढ़ लेंगे तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा। फिलहाल तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं कि लिम्बिक सिस्टम के बारे में थोड़ा बताया जाए कि इसमें होता क्या है। एरिया ऑफ द ब्रेन है मोस्ट हैवीली, जैसे जिसमें एक है वेरी कॉम्प्लेक्स है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, अमाइगडाला है, हिप्पोकैम्पस है। ये जैसे हाइपोथैलेमस प्ले रोल इन एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज पार्ट ऑफ द इमोशनल रिएक्शन। जैसे आप स्टूडेंट्स को याद होगा चैप्टर 3 में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो नॉर्मल हम जैसे बैठे हैं नॉर्मल रिलैक्स स्टेट के जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही है, तो उसे हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक। फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होती है ना, उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक जैसे नर्वस सिस्टम है, तो ये इसको जो एक्टिवेट करता है। जो थैलेमस पार्ट होता है सब एज अ सेंसरी रिले सेंटर, इट्स न्यूरॉन प्रोजेक्ट सिग्नल टू बोथ द अमाइगडाला एंड हायर कार्टिकल रीजन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। रिले सेंटर, हाइपोथैलेमस रिले सेंटर कौन से, जैसे ब्रीदिंग मैकेनिज्म को बढ़ाने के लिए जैसे जो पार्ट्स हैं उनके लिए कमांड या ऑर्डर भी जैसे वो देंगे, तो थैलेमस पार्ट उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके बाद अमाइगडाला प्लेज रोल इन द प्रोसेसिंग ऑफ इमोशनल इंफॉर्मेशन एंड सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू द कार्टिकल स्ट्रक्चर। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। अमाइगडाला क्या रोल प्ले करता है, इमोशनल इंफॉर्मेशन, यानी किस तरह की इमोशनल इंफॉर्मेशन है वो सब ये ऑटोमेटिकली होते रहेंगे, हमें एहसास नहीं होता है, बट ये काम जो होता है इस अमाइगडाला को होता है कि जिस तरह से कितने लेवल की स्ट्रेस है, किस तरह की स्ट्रेस है, रोया ज्यादा जाए, ब्रीदिंग फास्ट हो जाए, जो कुछ भी है वो सब जो है अमाइगडाला बताता है। ठीक है, प्रोसेसिंग इमोशनल इंफॉर्मेशन एंड सेंडिंग दैट इंफॉर्मेशन टू द कार्टिकल स्ट्रक्चर। आखिर में जैसे हिप्पोकैम्पस इंटीग्रेट्स इमोशनल एक्सपीरियंस विद कोग्निशन। हिप्पोकैम्पस जैसे आपको पता है खास तौर पे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर फुल एंट्री के बताएं कि हिप्पोकैम्पस का काम क्या है, टाइप करेंगे जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है। यासिन साहब, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एग्जैक्टली आप स्टूडेंट्स को याद है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज हिप्पोकैम्पस इंटीग्रेट्स इमोशनल एक्सपीरियंस। इमोशनल एक्सपीरियंस जाहिर है जैसे पर्सन, हर पर्सन की जैसे इमोशन होते हैं, खुशी गमी जो कुछ भी है, तो यानी वो एक्सपीरियंस, इमोशनल एक्सपीरियंस दूसरे लफ्जों में वो मेमोरीज है, इमोशनल एक्सपीरियंस वो ये उसका सेंटर क्या होता है, हिप्पोकैम्पस होगा। तो इन सारी चीजों को कलेक्टिवली लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। देन जो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ सकता है, तो ब्रीदिंग में हाइपोथैलेमस है, थैलेमस का पार्ट होता है, अमाइगडाला का भी काम होता है और हिप्पोकैम्पस का भी काम। तो कोई इसकी डिटेल आपको याद नहीं करनी है, नहीं समझना है, जस्ट आपको जैसे एक सिंगल वर्ड याद करना है, जैसे आप नोट करना है कौन सा सिंगल वर्ड था या टर्म था। वो टर्म था कि इमोशंस एक्टिंग थ्रू लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन कैन आल्सो अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इमोशंस और लिम्बिक सिस्टम दो की टर्म है, इनको आप याद करेंगे। लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स
आप जब हाफ इंट्री वाले जब फुल इंट्री में आएंगे तब आप इसको पढ़ लेना या समझ लेना। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हेडिंग है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जैसे यकीनन जैसे आपको पता है कि जैसे ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, ब्रीदिंग मैकेनिज्म तो ये है, वेंटिलेशन मैकेनिज्म ये है कि एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स तक आए, बट यहाँ पे लंग्स के अंदर एयर तो आ गई, इसमें ऑक्सीजन तो मौजूद है, बट इसकी आगे ट्रांसपोर्ट होनी है। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होनी है? ट्रांसपोर्ट होनी है वेरियस पार्ट्स तक होनी है, सेल्स तक होनी है, टिश्यूज तक होनी है, जहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रही है। तो किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होगी? यकीनन ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होगी। तो ब्लड कौन सा, यानी ब्लड वेसल ऐसी होगी, यहाँ से जो है यकीनन लंग्स से जो है ब्लड वेसल जाएंगी, पल्मोनरी वेन्स होंगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का टर्म यूज करेंगे। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में जाता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा, देन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। कहाँ से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हुई है? फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू सर्कुलेशन। हार्ट भी उसमें डिवाइस है जो जाहिर है टू पंप द ब्लड, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे आप सबको पता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज कंसर्न विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जैसे देखें टिश्यूज तक वो ऑक्सीजन पहुंच गई है, टिश्यूज में क्या होगा? टिश्यूज में जाहिर है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी। बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनेगा? यकीनन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या वही सेल्स में मौजूद होगी, स्टोर होगी? नहीं होगी, इसको फौरन इसकी रिमूवल होनी चाहिए। रिमूवल कैसे होगी? कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज में प्रोड्यूस हुई थी वो टिश्यूज से निकल के ब्लड में आएगी, और ब्लड में ट्रांसपोर्ट होके किसकी तरफ आएगी? यकीनन जैसे पहले हार्ट में आती है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है, देन राइट वेंट्रिकल के बाद जैसे पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा के बाद देन जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जो लंग्स की तरफ आती हैं, तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएंगे तो यानी टिश्यू से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट की, वो ब्लड के जरिए आई, और ब्लड के जरिए आती हुई हार्ट, और हार्ट के बाद देन लंग्स में। तो लंग्स में जब आएगी तो जाहिर है एक ऐसा ब्लड होगा जिसमें, जैसे कल हमने पढ़ा था कैपिलरीज होती हैं, उसके इर्द गिर्द, कैपिलरीज के इर्द गिर्द जो अल्विलाई के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है, तो इस ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, एक तरफ से तो ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, दूसरी तरफ से आपने देखा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए आता है, तो वो वहां पे उस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड की भी एक्सचेंज हुई। पल्मोनरी आर्टरीज जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, आपने जैसे पढ़ा है एक्सेप्शन के हवाले से, जैसे पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वो ब्लड होता है। वो ब्लड कहाँ से निकलेगा? यकीनन जो इस ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरीज में है वहां से स्केप होके किस में आएगा? वहां से निकल के जो है यकीनन जैसे अल्विलाई में आएगा। तो इस अमल को हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट कहाँ से हुई? फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कहाँ से हुई है? फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। तो इससे हम कहेंगे गैस ट्रांसपोर्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैस ट्रांसपोर्ट। तो यानी like the other material, respiratory gases are also transported in various regions of the body by means of blood. Blood transport oxygen from lungs to the different tissues, and carbon dioxide from tissues to the lungs. Carbon dioxide from tissues to the lungs. जैसे अभी हमने illustration जैसे सारा स्केच अपने जहन में बना के जैसे नोट किया था कि जैसे लंग्स होते हैं, तो लंग्स यकीनन इसमें जो ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, ये ऑक्सीजन जो ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल होगी, ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल होने के बाद हार्ट, और हार्ट के बाद यकीनन जो है टिश्यूज में जाएगी, और टिश्यूज में शामिल होकर ऑक्सीजन यहाँ पे यकीनन जो कौन सा अमल होगा टिश्यूज में, जैसे जाहिर है बाई प्रोडक्ट जो है यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन तो टिश्यू तक आई पहुंची, बट यहाँ पे अब CO2 प्रोड्यूस होगी। CO2 पहले ये जैसे हार्ट में आई है, और हार्ट के बाद जैसे ये लंग्स में, और लंग्स में CO2 आपको पता है जैसे ऑक्सीजन जो है लंग्स में जैसे ब्लड में शामिल हो गई थी, लंग्स से ब्लड, और CO2 जब एक्सपायरेशन का अमल होगा या एक्सहेलेशन का अमल होगा तो लंग्स से बाहर जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में ये हुआ गैस की ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू वेरियस पार्ट, लंग्स टू बॉडी पार्ट्स आर टिश्यूज हैं, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स तक आती है, तो इसे हम कहते हैं गैस ट्रांसपोर्ट।
phenomena is called as gas transport. Like the other material कौन से, जैसे फूड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद जो है बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो आपने जैसे पढ़ा है कि एक ब्लड कैपिलरीज के जरिए भी एब्जॉर्ब होता है और लैक्टियल और लिम्फ वेसल के जरिए भी एब्जॉर्ब होता है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई है। बट गैसेस की कैसे ट्रांसपोर्ट हुई है, गैसेस की ट्रांसपोर्ट अब किस फॉर्म में होगी, ये डिटेल हेडिंग है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से। तो सबसे पहले जैसे हम पढ़ेंगे, नोट करेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन कैरिड बाय द आरबीसीज। आरबीसी जैसे क्यों आरबीसी, यू नो वेरी वेल, आरबीसी जैसे रेड ब्लड कार्पस्कल्स हैं, उसके अंदर उसकी ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो यकीनन उसके अंदर हीमोग्लोबिन पार्ट है। हीमोग्लोबिन जिसके अंदर जैसे एक पार्ट होता है ग्लोबिन पार्ट होता है, जो प्रोटीन पार्ट होता है, जिसकी जैसे 4 चेन ऐसी होती हैं, और बाकी जैसे जो हीम ग्रुप होता है, जो आयरन कंटेनिंग ग्रुप होता है, आयरन कंटेनिंग ग्रुप है तो ऑक्सीजन की उसके साथ अफिनिटी होती है, तो इसके जरिए ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन ज्यादातर आरबीसी हीमोग्लोबिन के जरिए होती है 97%। जैसे ये टोकन टाइप के सवाल है, क्वेश्चन है जो आप याद करेंगे, 97% इज कैरिड बाय द आरबीसी एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन while 3% is transported dissolved oxygen in the plasma। तो जस्ट दो फिगर्स हैं, टोकन टाइप का क्वेश्चन है तो आप याद करेंगे। एट इट्स हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन। जैसे केमिस्ट्री के अंदर यकीनन आपने पार्शियल प्रेशर का एक टर्म पढ़ा होगा कि जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, जैसे एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें इंडिविजुअल गैस जैसे उसका भी एक प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर, उसे हम कहते हैं गैसेस का। तो जब भी जैसे हीमोग्लोबिन होगा और ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन जो है वो बाइंड हो जाएगी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे। तो उस वक्त जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन जब बाइंड होगी ब्लड में, जैसे आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट होगी, तो फाइनली आगे क्या होगा, जहाँ पे जैसे टिश्यूज होते हैं वहां पे ये ऑक्सीजन अलग होनी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन अलग होगी। तो उस वक्त क्या होगा, ब्लड में पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा और टिश्यूज में कम होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड में ज्यादा होगा, टिश्यूज में कम होगा। तो हायर टू लोअर जो पार्शियल प्रेशर, ये ऑक्सीजन गैस देन मूव करेगी किसकी तरफ, ब्लड से टिश्यूज की तरफ। इसी तरह से टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी होती है जो हायर होती है, वहां पे हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा टिश्यूज में, तो वो टिश्यूज से निकल के देन ब्लड में शामिल होती है। तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लोअर पार्शियल प्रेशर होगा, तो यकीनन उसके जरिए जिससे ये उसकी एक्सचेंज का अमल होता है। तो बाइंडिंग इज रिवर्सेबल दैट अकर्स इन द लंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। डिटेल में हम आते हैं कि ये किस तरह से जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड, इतनी डिटेल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेल है। और एंजाइम चैप्टर में फर्स्ट ईयर में अभी एनटीबी का जो टॉपिक आया था एंजाइम, उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स में ये भी पार्ट मौजूद था, जो अगर आप स्टूडेंट्स को याद है फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में एंजाइम सेक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का काम ये भी आया था कि कौन सा काम, कि बाइंडिंग ऑफ जैसे ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, ये उस कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का रोल है। एंजाइम चैप्टर के सेक्शन में आप थोड़ा सा देख लेना दोबारा से। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वेरी सिंपल सी चीजें हैं कि ऑक्सीजन जैसे 4 जिस तरह से आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप है, आयरन अफिनिटी होती है, तो जाहिर है ऑक्सीजन की आयरन के साथ अफिनिटी, तो 4 एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा। तो जैसे आपको पता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब बाइंड होते हैं तो उसे कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं। सैचुरेशन टर्म जब आपको याद है एंजाइम के हवाले से आपको स्टूडेंट्स को याद होगा, जब सारी सबस्ट्रेट एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करें, जितने अवेलेबल एंजाइम उनकी एक्टिव साइट अवेलेबल है वो जब ऑक्यूपाई करते हैं तो हम उसे कहते हैं जैसे एंजाइम जो सैचुरेशन एक टर्म वर्ड यूज होता है सैचुरेशन। तो इसी तरह से जितने भी जैसे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है 4 उसमें हीम कंटेनिंग ग्रुप है, चारों में जाहिर है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब शामिल हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेगा तो इसे मिलेगी ये ऑक्सीजन सैचुरेशन है। बिकॉज जैसे एक हीमोग्लोबिन HB उसमें 4 हीम ग्रुप है, बहरहाल
वेरी सिंपल सी है, Hb+4O2 Hb4O2, यानी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करने की जैसे इनमें सलाहियत है। और एसटीबी के अंदर जैसे आप एक टर्म भी है, पेज नंबर है 323 पेज पे बॉक्स भी मौजूद है, उसमें 323 अगर आपके पास मौजूद है ना बुक, तो उसमें आप जरा देखेंगे बॉक्स के अंदर जैसे मौजूद है, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड्स अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल since there are about 280 million hemoglobin molecule, 280 million hemoglobin molecule in each RBC, एक आरबीसी के अंदर, सिर्फ एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन HB molecules. So each RBC is capable of carrying more than a billion molecule of oxygen. One RBC होगा, एक RBC होगा, उसमें बिलियंस ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की उनमें सलाहियत है, वन RBC के अंदर। बिकॉज एक जैसे आरबीसी के अंदर आपने तादाद देखा 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर 4 ऑक्सीजन के जैसे मॉलिक्यूल है वो बाइंड कर सकते हैं। तो यही सेम इक्वेशन है, Hb+4O2, एक यानी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होगा, उसमें 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ये बाइंड होंगे तो Hb4O2 जैसे बनता है। और दिस एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। इस प्रॉपर्टी को जैसे हम देंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। अच्छा, अभी टाइम थोड़ा कम में है, फिजिक्स का क्लास होना है, तो बेहतर ये होगा कि जैसे एसटीबी में लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, दूसरी मायोग्लोबिन, उसका डिस्टिंग्विश ले लेते हैं जो हमारे एनटीबी में बहुत ही अच्छा जैसे टेबुलेटेड चार्ट में है। बाकी रिमेनिंग जैसे गैस ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट है, वो थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ी सी आज स्टार्ट करेंगे तो फायदा कोई नहीं होगा। तो फिलहाल हम जो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का एक छोटी सी हेडिंग है उसको डिस्कस करते हैं। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन एनटीबी में बिल्कुल लास्ट पेज पे जैसे मौजूद है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का डिस्टिंग्विशिंग जैसे फर्क है, तो जैसे हीमोग्लोबिन आखिरी पेज है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन एनटीबी में पेज नंबर है 15 पेज, उसमें ये चार्ट जो मौजूद है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 हीमोग्लोबिन, 4 जैसे आपको पता है 4 जो है पॉलीपेप्टाइड चेन होती है 4, और बट मायोग्लोबिन में ओनली 1 जो है पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ऐसे टेबुलेटेड चार्ट में जो डिफरेंसेस दिए गए हैं याद करना पॉइंट टू पॉइंट जरूरी होता है, ट्रू फॉल्स, ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। मोर ओवर हर एक मॉलिक्यूल को समझने के लिए यह भी एक अच्छा तरीका होता है कंपैरेटिव चार्ट। तो इसी तरह से ईच मॉलिक्यूल पजेस 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप, जाहिर है जब 4 पॉलीपेप्टाइड है 4 आयरन कंटेनिंग ग्रुप होंगे, हीम ग्रुप 4 ही है, इसमें एक है। ईच मॉलिक्यूल possesses only 1 iron containing group, that is called as only 1 होगा। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जाहिर है 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स जो मौजूद हैं तो 4 ऑक्सीजन, जाहिर उसमें एक है तो ओनली 1 ऑक्सीजन, ओनली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू ईच मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इट इज फाउंड इन आरबीसीज, जाहिर है जो हमारे आरबीसी जब मैच्योर होते हैं तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जब मैच्योर होंगे तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, ओनली एंड ओनली सिर्फ हीमोग्लोबिन पार्ट होता है उसके अंदर। क्योंकि आरबीसी की फॉर्मेशन का अमल जो है आपको पता है बोन मैरो के अंदर होता है, तो शुरू में स्टेम सेल्स होते हैं, वो न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, उनमें से आगे चल के वेरियस टाइप के सेल्स जब बनेंगे, जो आरबीसी बनेंगे तो उसमें न्यूक्लियस मैच्योरिटी के टाइम पे वो खत्म हो जाता है, ओनली हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और इट इज फाउंड इन मसल्स, जैसे मसल्स जो रेड मीट जिसे हम कहते हैं, रेड मीट, रेड कलर जो है मसल्स का, वाई बिकॉज ऑफ मायोग्लोबिन, इस मायोग्लोबिन की ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से। तो जैसे आरबीसी के अंदर आपने पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन मौजूद है, और हीमोग्लोबिन का काम यकीनन क्या होगा, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, बट ये ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। जब भी जैसे जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, जैसे मसल्स में ज्यादा है तो मस्कुलर एक्टिविटी के दौरान जैसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त ये ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इट हैज लेस अफिनिटी विद ऑक्सीजन, इट हैज मोर अफिनिटी विद ऑक्सीजन, टाइटली बाउंड, जैसे हमारे
एसटीबी बुक के अंदर लिखा है, इट कैन टाइटली बाइंड विद मसल्स, मोर अफिनिटी विद ऑक्सीजन, लूजेस ऑक्सीजन एट पार्शियल प्रेशर ऑफ 6 Hg, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ 20 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर जैसे थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा कि जैसे ऑक्सीजन का जहाँ पे हायर पार्शियल प्रेशर होगा तो वहाँ से वो ऑक्सीजन लूज होके जो लोअर पार्शियल प्रेशर होगा उस तरफ टिश्यूज की तरफ जैसे मूव करते हैं। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड में भी हमने पढ़ा था पार्शियल प्रेशर ज़्यादा से जो लोअर कंसंट्रेशन में इस तरह से आते हैं जहाँ पे जैसे ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लूज होती है। तो बहरहाल तो ये टेबुलेटेड चार्ट के अंदर इनका डिफरेंस है जो आप टेक्स्ट बुक में मौजूद है। बाकी मॉलिक्यूल के हवाले से जैसे देखें तो ये एक जैसे ओनली एंड ओनली जैसे मायोग्लोबिन है जिसमें 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है, और उसमें जैसे एक ही जैसे हीम ग्रुप है जिसमें फेरस आयन भी मौजूद है, ये सेंट्रल पार्ट जैसे ये फेरस आयन है, और ये जो पोरफायरिन रिंग है और इसके अंदर टेट्रापायरोल रिंग भी होती है जिससे आपने पढ़ा है टेट्रापायरोल रिंग पोरफायरिन रिंग है, और ये हीम ग्रुप कहलाता है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये जो है यकीनन मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, और जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होगा यकीनन तो उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन है। 4 पॉलीपेप्टाइड में 2 अल्फा हैं 2 बीटा हैं, और 4 जो है आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आयरन होता है। तो ये जैसे 1 2 3 4 2 बीटा 2 अल्फा चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, और इसके अंदर 4 जैसे हीम ग्रुप्स भी हैं, 4 ग्लोबिन प्रोटीन है, 4 जैसे ये हीम ग्रुप है, और हीम ग्रुप के अंदर यकीनन क्या है आयरन कंटेनिंग ग्रुप है जो जिसकी ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी होती है। तो इस तरह से जो है आप थोड़ी सी पॉइंट इतनी ज्यादा नहीं है, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन को आप खुद से ही देख सकते हैं। बाकी रिमेनिंग जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ी डिटेल है, वो हम जैसे कल पढ़ेंगे। तो मायोग्लोबिन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन एसोसिएटेड विद आयरन कंटेनिंग स्ट्रक्चर, ओनली 1 हीम ग्रुप होता है। आयरन कैन बाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हीमोग्लोबिन में 4 थे। फाउंड इन स्केलेटल मसल एंड द मेन रीजन व्हाई मीट अपीयर्स रेड, जो रेड मीट जैसे बिकॉज जिसमें ज्यादा मायोग्लोबिन होगा तो मसल्स का कलर रेड होता है, रेड मीट जैसे सर्व एज ए इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी ओनली एंड ओनली जिसे स्टोर करते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करते। जैसे आपने देखा लंग्स में जैसे ब्लड लंग्स हैं अल्वुलस और उसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज हैं, तो ब्लड के अंदर जैसे आरबीसीज हैं तो उसमें ऑक्सीजन उनके साथ बाइंड होती है, देन ऑक्सीजन आरबीसीज के जरिए जैसे आगे फर्दर जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है, हीमोग्लोबिन के जरिए ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं बट ये स्टोर कर लेते हैं और देन जो है वहां से रिलीज होता है। मायोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज बिलो 20 mm of Hg. In this way, stores oxygen in resting muscle only, releasing it when supplies of oxyhemoglobin has been exhausted. जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे यानी यकीनन जो हीमोग्लोबिन के जरिए जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो रही थी वो अगर उसके रिजर्व कम पड़ जाएंगे खत्म हो जाएगी तो उस वक्त फौरन जो है मसल्स के अंदर क्या मौजूद था, जैसे मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन के साथ क्या मौजूद था ऑक्सीजन जो स्टोर पड़ी थी वो दे देंगे टिश्यूज को। तो जस्ट ये स्टोरेज का काम है, इनका ट्रांसपोर्ट का काम नहीं है, मायोग्लोबिन का स्टोरेज का काम है, ओनली एंड ओनली स्टोरेज का काम है, ओनली एंड ओनली स्टोरेज का काम है। बाकी हीमोग्लोबिन की जैसे आपको पता है कि बहुत ही छोटी सी पॉइंट्स हैं, 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स ईच एसोसिएटेड विद हीम एंड आयरन कंटेनिंग ग्रुप है, तो यानी 4 आयरन कंटेनिंग ग्रुप हैं। and iron combines loosely with oxygen, and in this way oxygen is carried out in the blood at high oxygen concentration. The pigment combines with oxygen, pigment कौन सी, hemoglobin, respiratory pigment hemoglobin combines with oxygen, whereas at low oxygen concentration the oxygen is quickly released. कौन सी बात हो रही है, बात वो हो रही है जैसे जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज में अगर इसमें ऑक्सीजन जो है कम है, ऑक्सीजन कम है और जैसे इसकी सराउंडिंग जो कैपिलरीज होंगी यकीनन उस कैपिलरीज के अंदर, इन कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन जो है वो हाई कंसंट्रेशन में है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और देन सेल्स में आ जाएगी, रिलीज होकर आ जाएगी। तो इस तरह से जो ये छोटी सी पॉइंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। सी यू।